हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट सेज न्यू रूल्स टू रेगुलेट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लैक टीथ। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो नए रूल्स 2021 आए हैं उनके लिए कमेंट किया है कि ये जो नए रूल्स हैं उनमें दांतों की कमी है। मतलब लोगों को पनिशमेंट करने के लिए और लोगों को किस तरीके से अगर कुछ गलत होता है तो उनको पनिशमेंट की जरूरत होती है। ये जो नए रूल्स हैं वो पनिशमेंट को अलाउ ही नहीं करते, परमिशन ही नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करते हैं। अभी देखो, अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर एक तांडव वेब सीरीज आई थी और उस वेब सीरीज को लेकर के काफी परेशानी हुई है। तभी अमेजन प्राइम वीडियो की जो इंडियन कमर्शियल हेड है अपर्णा पुरोहित, उनको मतलब अरेस्ट ही नहीं कर पाए इन नए रूल्स 2021 के तहत और उनको प्रोटेक्शन दिया गया इस 2021 के रूल्स के तहत। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता को बोली है। तो तुषार मेहता ने बात बोली है कि आपने जो भी बात बोली, जो भी इंफॉर्मेशन दी है नए रूल्स के लिए, उन सबको हम संज्ञान में लेंगे और नए नए जो पॉइंट्स हैं वो इन रूल्स में इंक्लूड किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके जो रूल्स है ना 2021, उनमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे पनिशमेंट और फाइन लगाया जा सके। ठीक है, ये आपके जो रूल्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या सिर्फ इसलिए बनाए हैं क्या कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है इनको सिर्फ आपको कंट्रोल करना है और इनको रेगुलेट करना है। देखो, अब सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है, तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये टर्म जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में हम बेसिक फैक्ट्स को देखते हैं। जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है वो हमारे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का सबऑर्डिनेट होता है। पहली बात तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट होती है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती, जबकि जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में बताया गया है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है और ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। देखो, पहले लॉ मिनिस्ट्री अपनी रिकमेंडेशन देती है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट को, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट को, और फिर अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट अपनी रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को। अब हमारे लिए एक टर्म और इंपॉर्टेंट हो गई कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट क्या होती है। देखो, हमारे इंडिया में 8 कैबिनेट कमेटी है और इन कैबिनेट कमेटी की संख्या को घटाना मतलब रिड्यूस करना है, कम करना है, बढ़ाना है, ये हाथ में होता है पीएम के में। ये कैबिनेट कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है ना उनके ऊपर नियुक्ति के बारे में डिस्कशन किया जा सके। तो ये जो 8 कैबिनेट कमेटी है इनमें से 6 कैबिनेट कमेटी को तो हेड करता है पीएम और 2 कैबिनेट कमेटी ऐसी है, उनका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इनको हेड करता है होम मिनिस्टर। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो क्या होता है, इस तरीके से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पता चल जाता है, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। अब कैबिनेट कमेटी के बारे में हम देख रहे थे कि ये जो कैबिनेट कमेटी होती है ना इनके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं बताया गया है। जैसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं बताया गया है, उसी तरीके से कैबिनेट कमेटी के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं बताया गया है। ये जो कैबिनेट कमेटी है उनको गठित किया जाता है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत। ये जो बिजनेस रूल है ना इसके तहत हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारे इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव है वो वर्क करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग इन कैबिनेट कमेटी को बनाया जाता है। तो ये हमने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में और कैबिनेट कमेटीज जो होती हैं 8 कैबिनेट कमेटी हैं उनके बारे में सारे फैक्ट्स को पता किया। नेक्स्ट न्यूज, जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के न्यूज है। संयुक्त किसान मोर्चा लीडर हिंट्स एट सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड।
संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर हैं दर्शन पाल, उन्होंने बोला है कि देखो प्रोटेस्ट को लेकर के 100 डेज कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल कर के आया है। तो हमें एक तरीके से जो स्पेस फॉर डिस्कशन की हमें आवश्यकता है, ताकि जो हमारी डिमांड है और गवर्नमेंट जो अपनी बात रखना चाहती है उसके लिए डिस्कशन हो, तभी कुछ अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। फार्मर प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है आप सबको पता है, क्योंकि किसान ये चाहते हैं कि 3 लोग जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए उनको रिपील किया जाए और एमएसपी को एक कानून के तहत लागू किया जाए। आ गई बात समझ में। अब देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर नाम अच्छा ही, अगर आप कहीं भी एग्रीकल्चर वर्ड सुनो ना, तो आपके बाद में दिमाग में 2 चीज क्लियर हो जानी चाहिए। एक तो एग्रीकल्चर होता है जो स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, पहली बात तो, और दूसरा एग्रीकल्चर जो है, सुनते ही कुछ डाटा सामने आपके माइंड में आने चाहिए कि हमारे जीडीपी के अगर 16 जीडीपी में सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन मोर देन 50% हमारी जो इंडिया का जो वर्क फोर्स है उसका मोर देन 50% काम में लगा रहता है एग्रीकल्चर में। मतलब इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है। 2 फैक्ट हमने पता कर लिए एग्रीकल्चर के बारे में। ये जो होते हैं ना, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आया, तो आप ऐसे फैक्ट से जब मेंस के आंसर की राइटिंग करते हो, मेंस आंसर की शुरुआत करते हो, तो समझ लो आपका जो नंबर है कंपैरिजन देन जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनसे किया जाए, तो आपके नंबर में बढ़ोतरी हो, चाहे आधे % की ही नंबर में बढ़ोतरी हो, आधा नंबर ही बढ़े, लेकिन ऐसे फैक्ट से जब आप शुरुआत करते हो तो नंबर में जो नंबर मार्किंग होती है मेंस में वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये एग्रीकल्चर के बारे में बेसिक फैक्ट देखा। अब देखो, ये जो फार्म लॉज ये क्यों बने, इनके बारे में क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक हमने फैक्ट देखा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज मतलब CACP, ये अपनी रिकमेंडेशन देता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। CACP अपनी रिकमेंडेशन देता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, और उसके जो हेड होते हैं ना ये कैबिनेट कमेटी के, वो PM होते हैं, और उन्हीं का फाइनल डिसीजन होता है फिर MSP को बनाने का। अब ये CACP हमने देखा, CACP को देखो, जब गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता है कि आप पता करो कि कितनी MSP होनी चाहिए, तो ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, पता करते हैं कि किसानों को क्या क्या परेशानी है, उसके आधार पर जाकर के फिर MSP को डिसाइड किया जाता है। वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देते हैं CACP, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है और फिर गवर्नमेंट क्या डिसाइड करते हैं MSP। अब देखो, वर्तमान समय में हमारी जो गवर्नमेंट है वो 23 क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। अब CACP क्या है उसके बारे में बेसिक फैक्ट हम देख लेते हैं। जो CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। 1965 में इसको बनाया गया था और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, बाद में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको बनाया गया है। ये जो CACP है, ये अपनी जब रिपोर्ट देती है ना गवर्नमेंट को, तो रिपोर्ट मतलब बाइंडिंग नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और गवर्नमेंट मानेगी ही मानेगी इनकी रिकमेंडेशन को। ये एडवाइजरी बॉडी है, मतलब सलाह देती है सिर्फ गवर्नमेंट को, उसको मानना ना मानना सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। अब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने 3 लॉ बनाए और MSP को मतलब एक लॉ के रूप में डिक्लेयर नहीं किया। 3 लॉ बना दिए गवर्नमेंट ने। अब ये जो लॉ बनाए वो गवर्नमेंट ने क्यों बनाए, क्योंकि जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो उसी आउटपुट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ये चाहती थी कि नए लोग आए। दूसरा, APMC मंडी जो है उनको लेकर के कंसर्न हो रहे थे। APMC मंडी में जो ट्रेडर है ना, वो अपनी एक तरीके से डोमिनेंस उन्होंने क्रिएट कर लिया है, बाहरी किसी ट्रेडर को वहां आने ही नहीं देते हैं। इसलिए जो फार्मर्स हैं उनके पास में क्या नहीं होता, उनके पास में कोई एक्स्ट्रा जगह ही नहीं होती, वो जहां जा करके अपना क्या बेच सके, अपना जो प्रोडक्शन आता है खेतों से उनको बेच सके। एक इसके अलावा मंडी में जब किसान जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेज लगा दिए जाते हैं, मंडी की फीस लगा दी जाती है। इसकी वजह से जो उनकी इनकम होती है उसमें काफी पैसा तो मंडी में ही रख लिया जाता है। इसके अलावा जो APMC मंडी है, उन्होंने
मतलब कभी भी कंपटीशन को अलाउ नहीं किया, ना तो उन्होंने कभी कोई ऐसा मार्केट जनरेट होने दिया जैसे कोई और ज़्यादा बायर्स, प्राइवेट मार्केट या फिर बिजनेस को डायरेक्ट फार्मर्स बेच सके। ऐसा कोई मार्केट ही जनरेट नहीं हो पाया जिससे कंपटीशन, और कंपटीशन हो तो किसानों को अच्छा क्या मिले, उनका प्रोडक्शन की अच्छी इनकम मिले, अच्छा पैसा मिले। इसके अलावा और भी मोटिवेशन थे इन फार्म लॉज को लाने की। 7 चीफ मिनिस्टर की एक हाई पावर्ड कमेटी बनी और उसने ये रिकमेंडेशन दिया कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। तो ये सारे कारण थे किसानों की आय बढ़ाने के लिए, एपीएमसी मंडी की जो डोमिनेंस है उसको कम करने के लिए, और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लेकर के आई, ये 3 लॉ लेकर के आई। अब विरोध क्यों चल रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये तो मोटिव था, किसानों की आय बढ़ाने का मोटिव था, इसी कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्या लेकर के आई, ये फार्म लॉज लेकर के आई। अब विरोध क्यों चल रहा है, विरोध इसलिए चल रहा है कि देखो ट्रेडर्स और किसानों के मन में भय पैदा हो गया है। क्या भय पैदा हो गया है, उनको डर लगने लग गया है कि जो खेती है ना, जो उनकी फार्म लैंड है, उस पर जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनका अधिकार हो जाएगा और उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। एक तो ये डर हो गया है, दूसरा ये जो फार्म लॉज है ना वो कुछ चीजों के खिलाफ है, इसके लिए इसके कारण भी ये प्रॉब्लम ज्यादा इंक्रीज हो गई है। किस चीजों के खिलाफ है, देखो एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, कानून किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसको लेकर के प्रॉब्लम चल रही है कि जब स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और काम कौन कर रहा है, सेंटर, तो जो हमारी फेडरल लेवल है, फेडरलिज्म जो है उसके खिलाफ है। ठीक है, सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है उसके खिलाफ काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना किसी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से इसके बारे में कंसल्ट किया कि हम ऐसा कुछ लाने वाले हैं, आप अपनी परेशानी बताओ। ठीक है, ना जो पार्लियामेंट है उसमें कोई प्रोसीजर के तहत इन लॉज को पास किया, इसीलिए ये सारी परेशानी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और इसको प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोसीजर के तहत इनको पास करती तो ये फार्मर प्रोटेस्ट इतने मतलब तेजी से, जो 100 डेज हो गए लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये फार्मर प्रोटेस्ट नहीं चल पाता। और अगर देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ पास होता है ना तो बाद में उसमें गड़बड़ होने की आशंकाएं काफी कम हो जाती हैं। तो ये हमने एमएसपी के बारे में, फार्मर प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, उसके बारे में जो सारे कंसर्न है, गवर्नमेंट का क्या मोटिव है, उन सबको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज इलेक्शंस को लेकर के हैं। देखो तमिलनाडु, आसाम, वेस्ट बंगाल, पुदुचेरी, यूटी, इन सब में चुनाव होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है। 5 साल के लिए गवर्नमेंट चुन करके आती है, सिर्फ सेंटर में, स्टेट्स में। 5 साल में जो गवर्नमेंट होती है, स्पेशली सेंटर गवर्नमेंट, वो कोशिश ये करती रहती है जब अलग अलग जगह चुनाव होते हैं तो वो अपनी जो भी मतलब पॉलिसीज होती हैं वो सिर्फ इस तरीके से लोक लुभावनी रखती हैं कि हर जगह का जो चुनाव है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जीत पाए। तो इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो मोटिव है वो ज्यादा सही है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो 5 साल का टाइम दिया जाता है ना उसमें वो ढंग से काम कर सके, ना कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम किया जाए। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, देखो यूके के एक एनवॉय हैं, उन्होंने ये बात बोली है। यूके हाई कमिश्नर अलेक्जेंडर एलिस वो इंडिया आए हैं और उन्होंने ये बोला है कि जो एग्रीकल्चर लॉ है, जो जिन लॉ को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है उसको संज्ञान में लेना। हालांकि हमारे जो यूके की जो पार्लियामेंट है उसका हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसमें इन सब के बारे में डिस्कस होगा, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा काफी रहता है यूके में और उसी को अफेक्ट होता है, वहाँ की पॉलिटिक्स काफी अफेक्ट होती है इंडियन डायस्पोरा से, और इसीलिए हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर फाइनल रिजल्ट देना है फार्म लॉज के बारे में तो ये इंडिया का इंटरनल मैटर है और किसी को भी इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई है, उसमें ये बोला गया है कि देखो जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं, ये कम्युनिटी के लोग हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, उनके ऊपर ब्लड डोनेट को लेकर के काफी प्रतिबंध लगाए गए हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है
कि सीजीआई जो शरद ए बोबड़े हैं, उन्होंने एक नोटिस दिया है गवर्नमेंट को कि आप इनको क्लियर करो, ये जो आपने बैन लगा रखा है ना, क्लियर करो, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान इस कम्युनिटीज के जो लोग हैं उन्होंने बोला है कि हमारे जो मेंबर्स हैं ना तो वो डोनेट कर पाए और ना ही ब्लड रिसीव कर पाए। तो हमारे लिए अगर आप चाहते हो कि सभी को इक्वलिटी का दर्जा दिया जाए तो ये जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के दौरान कम से कम लोगों को डोनेट करने की सुविधा तो मिले, और जब डोनेट करेंगे तो उनको इजीली वो रिसीव भी ब्लड कर पाएंगे जब उनको जरूरत होगी। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, देखो चाइना का डिफेंस बजट आया है और चाइना का जो डिफेंस बजट है वो 200 बिलियन का है। पिछले साल की 2020 में जब पेंडेमिक था तब उन्होंने अपने जो डिफेंस बजट में 6.6% का हाइक किया था और इस साल 6.8% का उन्होंने हाइक किया है 2021 के लिए। अगर इंडिया से उनका कंपैरिजन किया जाए, देखो 2015 से ही चाइना का जो डिफेंस बजट है वो डबल डिजिट में इंक्रीज हो गया है। 2019 में 7.5% का हाइक किया था उन्होंने डिफेंस बजट के लिए। 2021 का जो उनका बजट है 1.35 ट्रिलियन युआन है, जो पिछले साल की तुलना में पिछले साल का 1.27 ट्रिलियन युआन था। ठीक है, इंडिया का जो बजट है वो यहां पर आप देखिए, इंडिया का जो बजट है हालांकि उसमें भी इंक्रीज हुआ है, 1.48% का हाइक किया है हमने अपने डिफेंस स्पेंडिंग में, लेकिन जो हमारी पेंशन्स को इंक्लूड कर दिया जाए, पेंशन है, ये सब कुछ इंक्लूड करके ये इतना बजट है। चाइना का जो बजट है उसमें पेंशन इंक्लूड नहीं होती है, पेंशन में सारा खर्चा डिफेंस बजट में नहीं आता है। जो पेंशन में जो खर्चा होता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किया जाता है। तो चाइना का जो बजट है वो डिफेंस में काफ़ी इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि चाइना अपने आप को सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश करना चाह रही है। नेक्स्ट न्यूज कोविड-19 वायरस को लेकर के है। WHO की टीम वुहान प्रोविंस गई चाइना, वहां पर पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ओपन एक लेटर लिखा है और उसमें क्लियर किया है कि देखो हमने पता भी किया, लेकिन जो वायरस का ओरिजिन का हुआ है उसका जब अगर आंसर की बात करें तो कोई भी उसके नजदीक नहीं है, मतलब क्लियर रिजल्ट कुछ भी सामने नहीं आया है कि क्या कारण रहा कि वायरस का ओरिजिन हुआ। सिर्फ संदेह लगाया जा रहा है कि सिर्फ मतलब एक तरीके से ये रखा जा रहा है कि हाँ ऐसे हो सकता है, मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस कारण से वायरस का ओरिजिन हो सकता है, इस कारण से हो सकता है। 4 थ्योरीज जो WHO के एक्सपर्ट गए थे उन्होंने 4 थ्योरीज रखी हैं कि हाँ इनके कारण से जो वायरस का ओरिजिन हो सकता है, लेकिन क्लियर रिजल्ट की अगर बात करें तो क्लियर रिजल्ट कोई भी घोषित नहीं कर पाया है। नेक्स्ट न्यूज बिजनेस पेज से है, यहां देखिए, देखो जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से जो पेट्रोल डीजल इन सब के प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं। ओपेक प्लस और जो ओपेक कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसर जो कंट्रीज हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो आउटपुट है ना उसको ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि उसको कट ही किया जाएगा। तो इंडिया ने ये बोला है कि कुछ इकोनॉमीज जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जैसे इंडिया वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, मतलब इतना तेल पूरे वर्ल्ड में सबसे तीसरे नंबर पर ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया। तो अगर ये मेजर प्रोड्यूसर ये कोशिश कर रहे हैं कि आउटपुट को बढ़ाया नहीं जाएगा तो इसकी वजह से कुछ कंट्रीज का जो कंजप्शन है वो काफ़ी इफेक्ट होगा। ओपेक और ओपेक प्लस जो टर्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, इनको हम देख लेते हैं। ओपेक हमें समझ में आएगा तभी हमें ओपेक प्लस समझ में आएगा। देखो 1960 की बात है, 5 देश मिलकर के ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला, ये 4 देश जो हैं वो तो वेस्ट एशिया के हैं, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरबिया, और वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका का देश है। 5 देश मिलकर के उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू 1960 में। ठीक है, इस ओपेक का, इसको जाना गया ओपेक के नाम से, इन 5 देशों ने बनाया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ओपेक। ये जो ओपेक है उसने ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड मार्केट में जो ऑयल के प्राइस है ना उनको डिसाइड करना, उनको बारे में एफर्ट करना कि कितने ऑयल के प्राइस रहेंगे, और ऑयल की सप्लाई को मैनेज करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है।
ठीक है। ये जो ओपेक मेंबरशिप है इसको खुला रखा गया कि कोई भी जो कंट्री है जो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, वो इसमें जुड़ सकता है। इसीलिए आज 14 कंट्रीज इसके सदस्य हैं। अब ओपेक प्लस क्या है, वो कंट्रीज जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य नहीं है लेकिन ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं, वो होते हैं ओपेक प्लस। ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट ओपेक प्लस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज है कोविड-19 क्राइसिस की वजह से ही एक रिपोर्ट सामने आई है और इसमें ये बोला गया है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक हुआ उसकी वजह से जो हाउस होल्ड इनकम है 13 लाख करोड़ की हाउस होल्ड इनकम को ये पेंडेमिक खा गया। मतलब इतने लोगों की जो इनकम है वो कम हो गई। लोगों की इनकम कम होने की वजह से लोगों का जो कंजप्शन है वो कम हो गया और उसी की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गई थी। हालांकि जो इकोनॉमी है वो दोबारा रिकवर हो रही है और इसीलिए वी शेप में हमारी इकोनॉमी को रिकवरी माना जा रहा है। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।